एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे सीटेट की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन और पीवाईक्यूज जो हैं उनको करवा रही हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आज का ये वाला वीडियो, इसमें मैथ का पोर्शन मैं करवाऊंगी, साइंस का पोर्शन बाद में करवाऊंगी और ये जूनियर लेवल का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसके पहले भी मैं जूनियर लेवल के क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ और भी आप सब देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही या उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, x इज इक्वल टू ये इतना दिया है, y का मान ये दिया है और z का मान ये दिया है। फिर पूछ रहा है तो x और y और z का HCF निकालना है। x y z ये तीनों का HCF निकालना है। चलिए देखते हैं इसकी जो वैल्यू दी गई है इससे HCF कैसे निकलेगा। आपको पता होगा कि HCF निकालने के लिए इसका जो नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए इसमें जो सबसे मिनिमम होता है वो लेते हैं, उल्टा वाला होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नेम है, लेकिन लेते हैं सबसे मिनिमम वाला। तो देखते हैं पहले दो वाले में सबसे मिनिमम कौन सा है। पावर में ये है 2 की पावर 2, तो पहला हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू, आपको पता ही होगा HCF लेना। और इसके बाद 3 वाले पावर में देखते हैं, पावर वाले में ऐसे ही HCF लिया जाता है। 3 वाले में सबसे लोवेस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पे है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू, इसके बाद देखते हैं 5 वाले में, ये हो जाएगा इसमें 5 की पावर 2, ये मिनिमम है सबसे ज़्यादा, सबसे मिनिमम पावर लेना है। और 7 में देखते हैं तो ये सबसे मिनिमम पावर जो 7 का है वो 3 है। अब देखिए जो आंसर होगा उसमें 7 की पावर 3 लास्ट में होगा, तो इससे ये वाले ऑप्शन कट जाते हैं, सेकेंड वाला और ये वाला ऑप्शन भी कट जाता है। अब दो ऑप्शन बचते हैं जिनके सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देख लेते हैं, इतना इतना सॉल्व करते हैं इतने को, बाकी इसको 7 की पावर जो 3 है इसको ऐसे ही रहने देना है। 2 की पावर 2 4 इंटू, 3 की पावर 2 9 इंटू 25, 5 की पावर 2 25। अब देख लीजिए 25 चौका 100 हो गया, 100 गुणे 9, ये कितना हो गया 900 आ गया 900। 900 किससे आएगा, 30 की पावर कितना करेंगे 900 आएगा, 3 की 2 2 करेंगे 30 की पावर तब 900 आएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा, 30 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए शॉर्टकट में ही देखेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन, लेकिन बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये दिया है 52,272, फिर आगे दिया है इसको फैक्टर के रूप में करना होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट दिया है इस रूप में खुद ही बोल रहा है, पी स्क्वायर क्यूब क्यूब आर की पावर 4 है ये। इसको अगर फैक्टर के रूप में करेंगे तो हम पी और क्यू और आर की वैल्यू को निकाल पाएंगे। इसको अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 52 ऐसे करके फैक्टर करते हैं ना, 52,272 ऐसे करके कर लेंगे, ऐसे ऐसे आप कर लीजिएगा। एक बार 2 से फिर 11 से, फिर 3 से, ऐसे चला जाएगा। मैं करके देखी हूँ, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। तो इसको जो फैक्टर करेंगे तब ये आएगा 2 की पावर 4 आएगा, 2 से 4 बार करना होगा। इसके बाद आएगा 11 से भाग दीजिएगा, इसके बाद 11 की पावर आ जाएगा 2, और इसके बाद फिर 3 से भाग दीजिएगा, 3 की पावर आएगा 3, 3 की पावर 3। अब इसको कंपेयर करवा दीजिए, इसको कंपेयर करवा दीजिए। पावर 4 किसका है, आर का, आर की पावर 4। इसका पावर क्यू 3 किसका है, क्यू का, तो 3 के आगे 3 वाला लिखिए क्यू का। और पावर 2 किसका है, पी का, पी स्क्वायर। अब कंपेयर आप करवाएंगे तो ये देखिए पावर जब सेम है तो पी क्यू आर का यहाँ से मान निकल गया। पी इज इक्वल टू क्या निकला, यहाँ से देखिए पावर सेम है, पी इज इक्वल टू कितना निकला 11, और Q इज इक्वल टू कितना निकला यहाँ से 3, और R इज इक्वल टू कितना निकला 2, R इज इक्वल टू 2। अब क्या पूछा है, वैल्यू निकालना है 2P प्लस क्यू प्लस आर, इसी में इसको रख दीजिए। 2P कितना हो जाएगा 11 दूना 22, और ये प्लस क्यू, क्यू कितना है 3, 22 3 25, आर क्या है माइनस आर, 2 घटाना है, आर वाले को घटाना है, 25 माइनस 2 23। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, ये 23 कहाँ है, थर्ड वाला। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला 23, 23 इसका सही आंसर होगा। आप पी क्यू आर की वैल्यू निकल आई है, आप इसको इसी में रख दीजिएगा,
निकल आएगा 23। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यदि 7 अंकों वाली संख्या, ये कोई अंक दिया है 1 3 4 है, इसके बाद x है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर y है। ये 7 अंक की कोई संख्या दी हुई है, 72 से विभाज्य है, तो ये किससे डिविजिबल है? 72 से। तो 2x प्लस वाई का मान निकालिए। पहले तो ये देख लीजिए कि ये संख्या होगी क्या, जिसमें से x y का मान निकलेगा तभी तो इसका मान निकालेंगे 2x प्लस वाई का। और आपको पता होगा कि 72 किसका फैक्टर होता है? 9, 9×8 = 72। अब 9 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है और जो 8 से है वही चेक करके आप यहाँ पे x और y का मान रख दीजिए। चलिए देखते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, और ऐड जो हो वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए तो ये 9 से डिविजिबल होगा। देखते हैं कितना आता है ये। 8 5 13, 13 4 17, 17 3 1 4, ये हो जाएगा 17 4 21। ऐड करने पे टोटल 21 आ रहा है। अब कितने की कमी है? अगर 9 से भाग देना है तो 27 आ जाएगा, तो हो जाएगा, पास में है 27 के। प्लस अगर 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब 6 में ये ध्यान देना है कि 6 एक ही जगह 2 अंक लेने हैं ना, एक ही जगह नहीं हम 6 रख सकते। 6 को हम कर लेंगे फॉर्मेट में, 4 2 के या 3 3 के। चलिए देखते हैं। अब 8 वाला देख लीजिए, अभी तो पता चलेगा 6 को कैसे रखना है, किस फॉर्मेट में। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो लास्ट के तीनों अंक है ना, इनको डिविजिबल कर लीजिए 8 से। 8 सत्ते 56, कितना बचा? 2। यहाँ पे जब 2 बच रहा है तो यहाँ पे कौन सा अंक होगा कि 8 से डिविजिबल हो जाए? 4 होगा, तब जाके ये डिविजिबल होगा। 6 जो 8 3 24, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 4। और इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 2। आ गया ना x और y का मान, क्योंकि 6 कम है, देखिए 6 ऐड हो जा रहा है 4 2 रखने से। ये 9 से डिविजिबल हो गया। और y 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए, इसलिए हम 4 को लास्ट में रख दिए। अब देखते हैं 2x प्लस वाई का मान निकालना है। x कितना है? 2, 2 दूना 4, प्लस y कितना है? 4 है, कितना हो जाएगा? 8। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाला, 8 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है? जो पाइथागोरस ने ट्रिपलेट दिया था उसको आप याद कर लिया करिए, क्योंकि जो है कभी कभी एंगल होता है और ये त्रिभुज, समकोण वाले त्रिभुज में एरिया और ये निकालना होता है, तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप ट्रिपलेट याद कर लेंगे। तो एक जो होता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, इसी से बनता है। इसका दुगना, इसका दुगना, ढेर सारे ट्रिपलेट तो इसी से बन जाते हैं। बाकी देखिए कौन सा नहीं है, अगर याद होता आपको डायरेक्ट लगा देते। 7 24 25 ये ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 ये भी होता है। और 13 84 85 ये भी होता है। 11 60 63 नहीं होता। ये जो ट्रिपलेट होता है ना, ये होता है 11 60 और 61 का होता है, 63 नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये गलत है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके संपूरक का मान। आपको पता होगा कि जो संपूरक कोण होता है, सप्लीमेंट एंगल होता है, वो जो होता है, अगर मान लीजिए कोई एंगल x है, उसका संपूरक कोण ज्ञात करना हो ना, तो वो होगा 180 माइनस x। संपूरक कोण इसे बोलते हैं जब दो एंगल को जोड़ दें और उसका मान 180 डिग्री आ जाए तो उसे संपूरक बोलेंगे। और अगर पूरक की बात हो, ऐड कितना आ जाए? 180 आ जाए तो संपूरक है, ठीक है। और वहीं अगर पूरक की बात हो तो वो ऐड कितना आ जाए, दोनों दो एंगल को ऐड करें तो कितना आ जाए? 90 आ जाए तो पूरक होता है। तो अगर कोई यक्स है, उसका अगर पूरक कोण पूछेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस यक्स, इसी में से घटा लेंगे, 90 माइनस एक्स इसका पूरक कोण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आप कैसे लगाएंगे इसको। उस कोण का मान का मान जिसके संपूरक का माप, मान लीजिए वो कोण हमने यक्स मान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है जिसके संपूरक का माप, इसका संपूरक कितना होगा? 180 माइनस एक्स, ठीक है। 180 माइनस एक्स होगा इसका संपूरक का माप। कोण के पूरक के माप के इसी कोण का पूरक कितना होगा? 90 माइनस एक्स होगा इसी कोण का पूरक कोण, 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। पूरक के माप के 4 गुना है, 4 गुना बराबर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल कर दिए ना आप, जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे कर लीजिए। निम्न में से है इसका यक्स का जो मान है, जो एंगल माने हैं, वो उसके बराबर कितना होगा, यही निकालना है हमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 9 चौक 36, 360 डिग्री हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4x। अब इधर उधर कर लीजिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये घट जाएंगे, ये कितना बचेगा? 180 बचेगा इधर। और ये 4x जब इधर जाएगा तो x से घट जाएगा तो ये 3x बचेगा।
3x इज इक्वल टू 180 हुआ, तो x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में है और वो कोण इसने दे दिया, यक्स में दिया है और हमें डिग्री में निकाल के देखना है, तभी तो हम जान पाएंगे अधिक कोण का त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें सभी कोण के मान जो होते हैं वो 90 से कम हो, और समकोण वो होता है जिसका एक मान जो है, एक कोण का मान 90 डिग्री हो। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता ही है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा दो से, तो इसमें जो ये वाले कोण होते हैं, ये वाले कोण होते हैं, ये इक्वल होते हैं, दो कोण इक्वल हो जाए, समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो। और न्यून कोण होता है 90 से छोटा हो कोण, अधिक कोण होता है 90 से अबव हो कोई कोण। कोई कोण 90 डिग्री से अबव हो तो उसे अधिक कोण बोलेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा, जैसे एंगल निकलेगा उस हिसाब से देख लेंगे कौन सा त्रिभुज है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया है, माप डिग्री यक्स वाई, ये इसको ऐड कर लीजिए। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यक्स प्लस 3x प्लस 20, ठीक है, 3x प्लस 20 समझ लीजिएगा, लिखवा अच्छा से नहीं रहा है, ठीक है, प्लस 6x। इसके बाद जो है ये 180 डिग्री का होता है। आपको पता है जो ट्रायंगल होता है इसके तीनों एंगल का जो योग कर देंगे हम, 180 होता है। अभी एक्स एक्स वाला जोड़ लीजिए, ये 6 3 9 एक 10x, 10x इज इक्वल टू ये 20 जो है इसको इधर भेजिए, 160 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 16 डिग्री। ठीक है, यक्स का मान 16 डिग्री आ गया। अब यक्स का जो ये मान है ना, इसको इसी में सब में रख दीजिए तभी डिग्री निकल के आएगा। अब यक्स का मान 16, एक कोण हो गया 16 डिग्री यक्स, और दूसरा कोण क्या है 3x प्लस 20। इसमें जब रखेंगे तो दूसरा वाला एंगल जो निकल के आएगा वो आएगा 68 डिग्री। ठीक है, दूसरा वाला आप रख लीजिएगा 68 डिग्री दूसरा वाला आएगा। इसके बाद तीसरा वाले में जब रखेंगे 6x है ना, 16 छक्का 96, ये 96 डिग्री तीसरा वाला एंगल आ जाएगा। अब आपको पता है एक एंगल अगर जो है 90 से अबव हो तो वो कौन सा कोण होता है, अधिक कोण होता है। आपको मिल गया ना, देखो दोनों, कोई भी दो एंगल इक्वल नहीं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं, इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और तो अगर न्यून कोण चाहिए, न्यून कोण त्रिभुज चाहिए, तो जो तीनों एंगल है ना ये 90 से बिलो होने चाहिए, इसलिए ये भी नहीं है। अधिक कोण है क्योंकि 90 से अबव है एक एंगल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में कोण सी इज इक्वल टू, आपको पता है दो त्रिभुज है ए बी सी, ए है, ये बी है और ये सी है, और एक और है ट्रायंगल, ये है डी ई एफ, डी ई है और एफ है। ठीक है, आपको फिर कह रहा है कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ, ये जो कोण सी है ना और ये कोण एफ है ये इक्वल है, ये इक्वल है। और फिर बोल रहा है ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी ये वाला पोर्शन ये, और ये डी एफ ये इक्वल है। एक कोण इक्वल हो गया, एक भुजा इक्वल हो गई। अब देखिए आगे क्या दिया, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, देखिए दूसरा भी भुजा जो है इक्वल हो गया, बी सी ये है, ये वाला भी इक्वल हो गया। ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। अब आपको पता होगा सर्वांगसम का नियम कि अगर एक कोण और दो भुजाएं जो है इक्वल हो जाए तो वो त्रिभुज कैसा होता है, सर्वांगसम होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये जो तीसरा वाला है वो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो बोल रहा है ए बी का मान कितना दिया, 2x-1, 2x-1, क्योंकि ए बी डी ई के ऑटोमेटिक इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं सब। और डी क्या दे दिया तो उसी के बराबर रख लेते हैं, 5x-4, 5x-4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5x इधर आएगा 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा। x का मान कितना निकल आया 1 आ गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। सर्वांग समता से आप लगा लीजिएगा कि अगर एक एंगल दो भुजाएं इक्वल हो गई, तीसरी भुजा अपने आप इक्वल हो जाएगी। तीसरी भुजा जब इक्वल हो गई तो इसकी वैल्यू दिया हुआ था यक्स में, तो इसको हम इक्वल कर लिए और कैलकुलेट कर लिए, तो यक्स का जो मान निकल के आया वो 1 आया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा कितनी है, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लीजिए ये 5 है, तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप पी सेंटीमीटर है। इसका जो पेरीमीटर होता है वो बोला है पी सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर वो होता है इस भुजा को भी, इस भुजा को भी, इस भुजा को भी, या अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो पेरीमीटर होता है। मान लीजिए यक्स मान लीजिए इसको, पी के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान, ये पी का जो मान है ना यही बताना है कि न्यूनतम क्या हो सकता है, अधिकतम क्या। इसको बाई ऑप्शन जाएंगे, आपको पता होगा कि अगर कोई त्रिभुज है
उसके कंडीशंस जो होते हैं, अगर 2 भुजाओं को त्रिभुज के ऐड करें तो तीसरी भुजा से वो जो इसका ऐड करने पे आएगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। और अगर 2 भुजाओं को हम घटाएँ, जो तीसरी वाली भुजा है उससे वो घटाने वाला जो मान होता है वो छोटा होना चाहिए। अगर ऐड करें तो वो बड़ा होना चाहिए और अगर घटाते हैं तो छोटा होना चाहिए। इसी से देखेंगे पेरीमीटर से। मान लीजिए हम थर्ड वाला मान के चलते हैं। ऐसे मैं मान के लगाई हूँ थर्ड वाला, आप सारा चेक कर लीजिएगा। थर्ड वाला मानते हैं, मान लीजिए पेरीमीटर 21 है। मान लीजिए ये पेरीमीटर 21 है। आपको पता है ये कितना जोड़ने से हो रहा है? ये 15 हो रहा है और पेरीमीटर कितना माने हैं? 21, न्यूनतम वाला भी माने हैं। कितना कितना हम यक्स का मान मान लेंगे तब? 15 6 21, यक्स का मान 6 मान लेंगे। अब देखिए यक्स का मान जब इसमें 6 मानेंगे तो ये क्या त्रिभुज संभव है? 6 5 11, तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है। 10 6 16, 5 से बड़ी आ रही है, ठीक है। 10 5 15, ये बड़ी आ रही है। अब घटा के भी देख लेते हैं। अगर जोड़ेंगे तो बड़ी आनी चाहिए तीसरी भुजा से, अगर घटाएंगे तो छोटी आनी चाहिए। 10 में से 6 गया 4, 5 से छोटी है। 5 में से 6 गया 1, 10 से छोटी है। ये सही है बिल्कुल। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 29, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या बोला? 29। अब एक बार 29 ले लेते हैं। एक बार 6 वाला तो सही आ गया। अब अगर 29 होगा तो ये 15 ऐड करने पे आ रहा है। 29 पूरा पेरीमीटर लिए हैं तो यक्स की वैल्यू क्या रही होगी? ये 14 रही होगी, 14 रही होगी, ठीक है। आप 14 से देख लेते हैं। 14 5 19, जोड़ने पे 10 से बड़ा आ रहा है ये। और 14 10 24, ये 5 से बड़ा आ रहा है। घटा लेते हैं। घटाने पे 10 में से 14 जाएगा, 14 में से 10 जाएगा 4 आएगा, छोटा आ रहा है। 14 में से 5 जाएगा 9, छोटा आ रहा है। बिल्कुल सही है, ये दोनों बिल्कुल सही है। ऐसे आप घटा के देख लीजिएगा, जो नियम है त्रिभुज का उसी से आंसर निकल आएगा आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो 21 29 होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। फिर है, माना कि आंकड़े, ये आंकड़े दिए गए हैं का माध्यक, आपको पता होगा माध्यक मतलब मीडियन होता है, यक्स है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, ये सबसे मिनिमम वैल्यू जो 8 है ना, ये बोल रहा है कि अगर इसको 18 एक बार जब 8 माने हैं तो यक्स आया है, ठीक है। फिर बोल रहा है जब 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक वाई हो जाता है। जब हम 18 कर देंगे तो आंकड़ों का माध्यक वाई हो जाएगा, लेकिन जब 8 है तो यक्स आएगा, ठीक है। यक्स तथा वाई के मानों का योग क्या है? पहले मीडियन निकाल लीजिए। 8 करके पहले निकाल लीजिए। इसको हम क्या करेंगे, पहले जैसे मीडियन निकालने के लिए ना आपको अवरोही या आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेट करना पड़ता है। तो हम इसे पहले कर लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे हम सेट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, सेट कर लेते हैं। 8 हो गया, इसके बाद क्या आएगा? फिर 9 भी है, हाँ 9 भी है, 9 है, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 14 है, और इसके बाद कितना है? कितनी बार 14 है? 3 4 बार है। 1 2 3 4 बार है, हाँ। 2 बार हुआ, 2 बार और लिखिए। 14 फिर हो गया, फिर 14 हो गया, और फिर क्या है? फिर 15 15 15 3 बार है। 15 15 15 3 बार हो गया। इसके बाद 16 16 17 17 है, ठीक है। 16 16 17 17, ऐसे आप आरोही या अवरोही क्रम में कर लीजिएगा, बीच में कामा लगा लगा के, ठीक है। इसके बाद होगा, चलिए देखते हैं। मीडियन निकालने के लिए आपको पता होगा कि जितने अंक इधर से काटेंगे बीच वाला छोड़ के सब साइड से काटते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 पहले काट दीजिए। 7 काट दिए। इधर से भी 7 काटिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये सारा कट जाए, कट गया, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो नहीं, इस आंसर नहीं, यक्स की मीडियम ये आया। जब हम क्या लिए, यक्स, इसकी 8 को लिए तो मीडियम क्या आता है? यक्स आता है। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई, ठीक है। यक्स की वैल्यू 14 आ गई। अब बोल रहा है यही 8 को 18 मान लीजिए। जब ये 8 को 18 मानेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए तो ये 8 यहाँ थोड़ी ना आएगा। तभी तो ये 8 जो है, 8 की जगह जो 18 है ये लास्ट में चला जाएगा ना। जब ये लास्ट में चला जाएगा तो यहाँ से 7 काटेंगे ये जोड़ के, तो ये 14 वाला ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 15 वाला बचेगा। तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब देखिए, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 15। अब इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। समझ गए होंगे आप। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू आई 14 और वाई की वैल्यू आई 15, ठीक है। अब इसी को इसमें रख दीजिए। मान क्या बोल रहा है? इसका योग ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 29। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा 29। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है। इसके बाद जब पहले 8 बोल रहा है तो यक्स का मान निकल जाएगा, जो मीडियन होगा वो यक्स का मान हो जाएगा। इसके बाद जब 8 की जगह पे बोल रहा है कि 18 कर दीजिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 18 लास्ट में चला जाएगा, फिर 18 कट जाएगा तो जो 14 आ रहा है उसकी जगह पे एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, 15 वाला आएगा तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किसी थैले में 3 सफेद 2 नीली 5 गेंदें हैं। टोटल गेंदों को पहले ऐड कर लीजिए, कितनी टोटल है।
ये हैं टोटल 10, ठीक है। गेंदें हैं, थैले में यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है। कितनी निकाली जाती है? टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, जो प्रोबेबिलिटी होता है उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे होता है, ठीक है। तो कितने में से निकाली जा रही है? 10 में से 1 निकाली जा रही है, 10C1। आपको पता होगा, ऐसे करते हैं 10C1, ठीक है। एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है। अगर बोल रहा है कि रेड नहीं है तो कौन कब रेड नहीं होगी? जब हम सफेद और नीली ले लें तो रेड होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। रेड को छोड़ के दोनों ले लो, अपने आप रेड नहीं होगा। तो दोनों लेने के लिए क्या होगा? 3 सफेद है ना, 3 में से या तो एक सफेद सफेद निकल सकता है या फिर 2 नीली हैं। 2 में से एक जब निकाल रहे हैं तो या तो नीली निकल सकता है। अब आपको पता होगा इसको हल करना। C1 वाला है, जैसे एक जगह करके बता देती हूँ। मान लीजिए 3C1 है, इसका फार्मूला होता है, अगर NCR है ना, NCR है ना, तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यही होता है, ठीक है। ये n होता है ऊपर, फैक्टोरियल वाला आपको हल करना आता ही होगा। 3C1 है, इसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट आप याद कर लिया करिए। अगर C1 होता है ना तो जो वैल्यू ऊपर होती है यही वैल्यू हो जाती है, इसकी 3 ही हो जाएगी। लेकिन करके देख लीजिए एक बार। 3 का फैक्टोरियल अपान ये 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल। तो आपको पता है 1 फैक्टोरियल मतलब लगभग कुछ ही नहीं होता है। इसको कर देंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और जो नीचे 2 फैक्टोरियल है ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऊपर ऊपर क्या आएगा? 3 आएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। C1 जब होता है तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वही हो जाती है, अपन ये 10 हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा? 5/10, 1/2, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 1/2, ऑप्शन नंबर 4 वाला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला 1/2। चलिए देखते हैं, अगर समझ में ना आए तो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता होगा जो घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, उसका जो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कितना होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यही होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका इतना कितना दिया है? 194 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई कितना दिया है? लंबाई 8 दिया है, और विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, ये कितना दिया है? 6 दिया है। और हाइट हाइट निकालना होगा, ठीक है। पहले हाइट निकालना होगा, फिर क्या पूछ रहा है? आयतन, वॉल्यूम भी निकालना होगा। ये 2 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसको रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये दिया है कितना? 194। अब ये 2 से काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 97। 97 इज इक्वल टू LB BH HL रख दीजिए, ठीक है। LB कितना हो जाएगा? 8 छक 48 प्लस BH कितना हो जाएगा? 6H प्लस HL कितना हो जाएगा? HL हो जाएगा HL 8H, ठीक है। 8 6 14H, 14H प्लस प्लस मत करिए, अब डायरेक्ट कर लीजिए। 97 में से 48 जाएगा तो आप कितना बचेगा? 97 में से 48 49, ठीक है, 49 बचेगा। अब देखिए ये बराबर यहाँ पे से निकल गया 49 अपॉन 14, ठीक है। इसको आप जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7/2 आ जाएगा। हाइट कितनी निकल के आ गई? 7/2। बैक करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा है, ठीक है। हाइट निकल के आ गई 7/2। हाइट निकल के आ गई 7/2। अब चलिए देखते हैं, आप आगे कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि लंबाई दिया ही है, लंबाई 8 दिया है, विड्थ जो है 6 दिया है, और हाइट हम निकाल लिए उसी से, सरफेस एरिया से करके। नहीं समझ में आए तो पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सरफेस एरिया से करके इसको हाइट निकालिए, 7/2 बच गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्र, ये पूछ क्या रहा है? आयतन। हमें आयतन निकालना बस बाकी है। आपको पता होगा क्यूबॉइड का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, ठीक है। तो रख देते हैं 8 इंटू 6 इंटू 7/2, ये निकाल लिए हैं अभी इसको इक्वल करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6 इंटू 7, 28 इंटू 6 करेंगे, 8 6 48, 168 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 168 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, 168 आ जाएगा इसका सही आंसर।
आपको समझ में आया होगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सामने 194 इक्वल करके हम हाइट निकाल लिए। हाइट जब पता चल गया तो यल भी दिया ही था, हाइट पता ही चल गया, इससे हम वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसी समलंब का क्षेत्रफल, आपको पता होगा जो समलंब चतुर्भुज होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, किसी और इसका ये वाला वो जो पोर्शन होता है ना, इसे हाइट बोलो या शीर्ष लंब बोलो, ये हाइट होता है। ठीक है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर है, एरिया कितना दिया है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर क्या है, और शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब मतलब ये वाली चीज है, ये वाली कितनी है 7 है, इसे हाइट बोलते हैं। हाइट कितनी है 7 है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, जो समांतर भुजाएं हैं ना वो एक मान लीजिए यक्स मान लीजिए समांतर भुजा, दूसरी कितनी हो जाएगी यक्स प्लस 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही वाली इसी का यही बराबर ज्ञात करना है। तो ये कब निकलेगा, जब हम यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, भुजा एक निकाल लेंगे। आपको पता होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1/2। मान लीजिए ए और बी अगर भुजाएं हैं, भुजाओं का योग अपान अपान नहीं इनटू हाइट होता है। ठीक है, भुजा इसमें कितना है, एरिया कितना दिया है 105। 105 इज इक्वल टू 1/2। भुजा कितना माने हैं यक्स प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इनटू हाइट कितना है 7। अब इससे काट दीजिए, ये 35 आ जाएगा काटने पे, नहीं 7 के 7 15 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 1/2। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 6। ठीक है, 2x प्लस 6। अब देखिए ये 15 दूनी 30 हो गया। 30 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। आगे पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या आया था 2x इज इक्वल टू, नहीं 2x प्लस 6 इज इक्वल टू आया था 15 इंटू 2 जो बटे में था, ये हो जाएगा 30 माइनस 6 इधर ले जाओ और 2x इज इक्वल टू एक्स का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 30 में से 6 जाएगा 24, 24 बटे 2 12 आ जाएगा एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान 12 आ गया। अब लंबी वाली भुजा पूछ रहा था, लंबी वाली भुजा कितनी माने थे एक्स प्लस 6 माने थे, ये हो जाएगा 12 प्लस 6, इसी में 6 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा 18। ये मत कि जल्दबाजी में आप 12 ही लगा दीजिए, बड़ी वाली लंबी वाली भुजा पूछा है तो जो 12 आया है ना, छोटी वाली भुजा का मान 12 जो आया है, इसमें लंबी भुजा पूछा ना तो एक्स प्लस 6 माने थे लंबी भुजा, ये छोटी भुजा माने थे, तो ये 12 6 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात करना, और दिया कितना है आर इज इक्वल टू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया जो दिया है वो दिया है 94.2 दिया है एरिया, और पूछ क्या रहा है आयतन v इज इक्वल टू निकालना है। ऐसे आप लिख लिया करिए ताकि क्लियर रहे क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको पता ही होगा बेलन कुछ ऐसे बनता है, इस आकार का कुछ बेलन होता है, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये होता है इसकी ये त्रिज्या होती है। ठीक है, यही त्रिज्या आर इज इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है। चलिए देखते हैं पहले क्या, नहीं वॉल्यूम आपको पता होगा कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सब तो दिया है लेकिन क्या नहीं दिया है, एच नहीं दिया है, तो पहले एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है ना उसी के इक्वल करके रख देंगे, हो जाएगा 94.2 इज इक्वल टू, आपको पता ही होगा क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 गुणे पाई का मान लेना है 3.14 इंटू आर लेना है 3 इंटू एच लेना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पहले 2 से काट लेंगे, 2 से जब काटेंगे तो आ जाएगा ये 2 चौक 8 7.1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसको 3 से काट लीजिए आप, 3 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 15.7 इज इक्वल टू
3.14 इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाइट यहाँ से निकाल लेंगे, इससे इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार, 5 बार जब ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे ना, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, 1570 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1570 अपान, कितना हो जाएगा, 1570 अपान 314। जब इसमें से इसको आप काटेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, 4×25 20 है ना। हाइट का मान जो है 5 निकल आएगा। हाइट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब आयतन निकाल लेंगे इसी से, पाई आर स्क्वायर से करके। पाई कितना है, पाई कितना लेना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, 5 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, रुकिए बता रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉल्व करने के बाद ये ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला 141.3 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यस से, यही है वॉल्यूम। ठीक है, पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान दिया ही है, 3×3 हो जाएगा ये, यस का मान अभी निकाले थे 5 आया था, इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, 141.3 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यदि 14, 12, 34 और 30 प्रत्येक में यक्स जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। आपको पता होगा कोई चार संख्या अगर समानुपात में है तो एक दूसरे के बटे हो जाती है। 14/12 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 34/30, क्योंकि ये जब समानुपात में है ना तो ऐसे कर देते हैं, सामने सामने वाली जो होती हैं वही बटे में चली जाती हैं। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक में यक्स जोड़ा जाता है, इसमें भी यक्स जोड़ लीजिए, इसमें भी यक्स जोड़ लीजिए। ठीक है, इसमें भी यक्स जोड़ लीजिए और इसमें भी यक्स जोड़ लीजिए। अब देखते हैं क्या होता है, प्रत्येक में यक्स जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में कर दिए, समानुपात में। अब आपको अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया रहे ना कहीं भी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लगाने मत लग जाइएगा डायरेक्ट ट्रेडिशनल वाले तरीके से, इससे बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्टकट अपनाना है। शॉर्टकट के लिए ऐसा नहीं है कि ये नियम कहीं लागू नहीं होगा, बस इसी में होगा, हर जगह होगा, इस फॉर्मेट में हो हर जगह होगा। ठीक है, 30 और 34 में कितना अंतर होता है, 4। इसका अंतर देख लीजिए, जो पहले डिजिट है ना उसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर 12 और 14 में, इसका जो अंतर होगा वो होगा 2 का अंतर। ठीक है, जब पहले अंतर निकाल लेंगे कि अंतर कितने का आ रहा है, इसका 2 का अंतर निकाल लेंगे और इसका 4 का। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब सब भूल जाइए, ये 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये सब नीचे नीचे जो है ना सब कुछ भूल जाइए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 14 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है 34 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करिए आप, ये 56 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसे मत करिए, ठीक है, रुकिए बता रहे हैं, और शॉर्टकट करिए, इससे दिक्कत होगी आपको। यहीं पे देखिए काट लीजिए इसको, 2 दूना 4, 2 से कट गया ये तो यहाँ तो खत्म ही हो गया, यहाँ 2 बच गया। 14 दूना 28 प्लस यक्स इज इक्वल टू 34 प्लस यक्स। अब यक्स जो होगा यहाँ पे ये 2x होगा। ठीक है, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, 2x, यक्स जो है ये घट जाएगा तो यहाँ पे यक्स बचेगा। ये 34 और में से 28 जाएगा तो ये 6 बचेगा। यक्स की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई। तो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है √12x प्लस 9, इसकी वैल्यू निकालनी है। यक्स का मान रख दीजिए, 12×6 = 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। रूट में ये 81 हो जाएगा। रूट में 81 जब हो गया ये बराबर बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा 9। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 9, 9 9 81। आपको पता चल गया होगा कैसे लगाते हैं। समानुपात में है तो पहले समानुपात में कर लीजिए। अगर कोई भी 4 डिजिट समानुपात में होते तो एक दूसरे के बटे में हो जाते हैं। इसके बाद जो बोल रहा है यक्स ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब इस फॉर्मेट में कहीं भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो डिफरेंस देखिए डिजिट में, सबको भूल जाइए, ऊपर ऊपर का बस ले लीजिए, डिफरेंस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। एक समषट्भुज की केवल 4 सममिति रेखाएं होती हैं, जब सम बात की जाए ना समित रेखाएं ज्यादा होंगी। इसका जो
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती है। जितनी समबाहुभुज होंगे उतनी ही सममित रेखाएं होंगी, सिमेट्री लाइंस होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है। यक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। इसके बाद यक्स की जो वैल्यू जो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यक्स की जो वैल्यू होगी वो 8 आएगी। आपको सॉल्व करना आता ही होगा। यक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब वही 8 इसमें ऑप्शन में रख के देखिए कि बराबर की इधर वाला और बराबर की उधर वाला इक्वल किस ऑप्शन में आ रहा है 8 रखने पे। तो जो इक्वल आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 वाले में आएगा। चाहे रख के देख लीजिए। क्या 5 है। यक्स माइनस यक्स की जगह क्या रखे 8। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। 5 इंटू 3 हो जाएगा। 2 है। यक्स माइनस 3 कितना कर दिए। एक्स माइनस 3 जब की कितना आया 5 में से 8 में से 3 गया 5 प्लस कितना आगे 5 है 15 इज इक्वल टू 15। ठीक है 15 इज इक्वल टू 15 हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो। ऑप्शन में जब आप रखेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो इक्वल नहीं होगा वो गलत हो जाएगा, जो इक्वल होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए में से क्या घटाना चाहिए। इसमें से अब या तो बाई ऑप्शन आप जाइए घटा के देख लीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आप देखिए क्या हो रहा है। 11x प्राप्त करने के लिए में से इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है और प्राप्त क्या करना है, ये वाली चीजें प्राप्त करनी है। अब 5y से क्या हो रहा है 16y हो रहा है। तो क्या कितना अगर 5y है उससे माइनस 16y प्राप्त करना है तो आपको पता होगा कि 21y क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो 21y किस में है ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर देख लेते हैं 13x से 11x करना है तो आपको पता ही होगा कि ये माइनस में है और इधर प्लस में करना है। तो 24x क्या करना होगा इसके लिए जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे घटाने की बात करें इसलिए उल्टा साइन आएगा। ठीक है तो 24x किस में है इसमें है। फिर देख लेते हैं ए वाले में भी 8 ए से कितने पे जा रहा है 7 ए पे जा रहा है। एक माइनस है एक प्लस है मतलब जोड़ा जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे घटाना दिया है तो यहाँ पे घटा हो जाएगा। 15 ए 8 में जब 15 ए आप जोड़ देंगे तो ये 7 ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। घटा के चाहे देख लीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो मैथ का क्षेत्र होता है उसमें से जो है जो ग्रामीण एरिया से बच्चे आते हैं उनके लिए, रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनके लिए क्या सही है, क्या उनके बारे में सही है। उनके उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से आर्यभट्ट है। उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है। ये बिल्कुल सही है। गणितीय परंपरा क्योंकि गांव में जो लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो लोग जो है ये सब जो मौखिक गणित परंपरा होती है ये सब बच्चों को सिखाते रहते हैं और पूछते रहते हैं जिससे उनको ये सब आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवगृहीत प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। ये फर्स्ट वाला ही बिल्कुल सही है। ठीक है अवगृहीत जो होता है एग्जिम जो होता है वो क्या होता है प्रोपोजिशन होता है जिसको क्या कर लिया जाता बस मान लिया जाता, प्रूफ नहीं किया जाता, बस मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 वाला ये सही होगा ओनली ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। मतलब जो गणित में बच्चे एरर्स कर रहे हैं उन पे प्रकाश नहीं डालता, उनके बारे में क्या सही नहीं है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये गलत वाला पूछ रहा है इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ओवरलुक्ड नहीं करना है, दे शुड बी ओवरलुक्ड, ये अनदेखा करना नहीं है सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन से सही हैं। गणित के लिए कौन सा सही है। गणित एक उपकरण है। मैथमेटिक्स इज ए टूल, बिल्कुल सही है। गणित एक प्रकार की कला, मैथमेटिक्स इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट, ये बिल्कुल सही है। गणित एक भाषा, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। इसका तीनों ऑप्शन सही है, ये होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है इरेशनल नंबर है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या, उल्टा मान रहा है, उल्टा मान रहा है जिसमें रिवर्स वाली चीजें होंगी, उल्टी चीजें होंगी, वो सब क्या होता है वो कंट्राडिक्शन होता है, विरोध करना, उल्टा करना। ठीक है प्रतिवाद होता है कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अध्ययन के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल शब्द दे दिया, गलत हो गया। ठीक है विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना, एक मतलब 1 by 1 होता है। ठीक है डिस्कशन करना और लाभदायक होता है, बिल्कुल सही है।
कन्वर्सेशन जो होता है और डिस्कशन होता है ये तो लाभदायक होगा ही। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो मैथमेटिक्स लर्निंग होता है उसके लिए कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये पहला वाला ही आंसर सही है। एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। बिल्कुल हर कोई सीख सकता है और उसमें सफल भी हो सकता है, बस उसके अंदर लगन हो, मोटिवेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। जो अनुपात होता है प्रोपोर्शनल होता है, उसको समझने के लिए अनुपात और समानुपात का नियम किसने दिया था? ये जो दिया था जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, जीन पियाजे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरित सम्मिलित है, जिसमें ट्रांसपोजिशन वाली चीजें हैं उनको वो हल नहीं कर पा रहा है। जैसे बीजगणित में होता है इधर से उधर ले जाना होता है, एक्स वाई, ये सब। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है द बेस्ट रेमेडियल स्ट्रेटजीज। जो सबसे ज्यादा उपचारात्मक मतलब रेमेडी, रेमेडी मतलब उपचार करना, उनको सुधारना, ये क्या हो सकता है इसमें से सबसे परफेक्ट? चलिए देखते हैं। संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, ये नहीं है, वो सीख ही नहीं रहा है तो अभ्यास क्या करेगा। अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं की अभ्यास के लिए प्रश्न, अन्य भाषा कहा, वही नहीं सीख रहा, स्थानांतरण नहीं सीख रहा ना, तो अन्य भाषा थोड़ी चाहिए उसमें। छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में शाब्दिक समस्या बता ही नहीं रहा है। फिर है विकल्प विधि से मान्यता प्रत्यय को समझना, बिल्कुल समानता प्रत्यय को। इक्वलिटी यूजिंग, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है उसको अल्टरनेट मेथड से समझना, ये बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल छोड़ के। जो समसामयिक समझ होती है, कॉन्टेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो अध्यापकों को क्या करती है? केवल इसमें से छोड़ के बाकी सब कुछ करती है। चलिए देखते हैं। सन्निकटन, हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहन करना, समस्याओं के परिकलन का परिचय और उसकी संकल्पात्मक समझ से पहले करना, बिल्कुल गलत है ये, यही वाला सही होगा क्योंकि इसी को छोड़ के होता है। ठीक है, समस्याओं का परिकलन, परिकलन होता है कंप्यूटेशन। ठीक है, कंप्यूटेशन होता है ये। जो समस्या होता है उसको हल कैसे करने लगेगा, जब तक वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, संकल्पना समझ को जब तक वो क्लियर नहीं करेगा, अपने कंसेप्चुअल चीज़ों को वो नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो परिकलन मतलब कंप्यूटेशन कैसे कर सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में आपको ये करना है सिंप्लीफिकेशन वाला, आपको पता होगा बोडोमास, बोडोमास आपको पता होगा। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। भागुजोग जिसे हिंदी में बोलते हैं। पहले इसमें डिवीजन वाली चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई वाली चीज़ें कर लीजिएगा, फिर ब्रैकेट वगैरह हटा लीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप कर ही लेंगे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, 13। ठीक है, हाँ, अगर आप PYQ लगाते हैं तो अच्छे से लगाइए। जिस मेथड में आपको दिक्कतें हैं उनको आप जो है करिए, जिनमें भी आपको दिक्कतें हैं, ताकि आपके अंदर समझ विकसित हो और पता चले कि एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर है उसको कैसे सॉल्व करना है। इसका जो सही आंसर इसमें देख लीजिए, इसको करने का जो तरीका होता है वो अवरोही क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे बड़ा वाला देखना है पहले कौन है इसमें, जो सबसे बड़ा, इसमें डिफरेंस देखते हैं। आपको पता होगा कि इसको निकालने के लिए अगर छोटे छोटे अंक होते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई करने वाला एक करते हैं कि जिसमें जो ऊपर अंश वाला जो बड़ा हो जाएगा उसको ले लेंगे, छोटा वाला छोड़ देंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करके या तो देख लीजिएगा आप, या फिर आप एक और विधि होती है जैसे 44/49 है, ऐसे ऐसे डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें कितना अंतर है? 5 का। 33/38 में कितना अंतर है? 5 का। 22/25 में कितना अंतर है? इस 3 का। ऐसे कर लेते हैं, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो अंतर है उसी से भाग देके जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जो बड़ा होगा बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, समझे? इंटीजर्स के लिए जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसे बताना है। गुणन साहचर्य होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मान लीजिए 4 गुणे 3 गुणे 2 कर दिए हम, क्या आएगा? ये 24 आ जाएगा ना। अब इसको साहचर्य मतलब साथ लेना अलग अलग से। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 × 2
इंटू 3 ऐसे नहीं कर सकते, तभी तो 24 ही आएगा ना। तो ये साहचर्य नियम है, चाहे इसको इसके साथ लो, चाहे इसको इसके साथ लो, चाहे इसको इसके साथ लो, इक्वल ही आए, जो रिजल्ट आए वो इक्वल आए, तो वो साहचर्य नियम होता है। ये सही है बिल्कुल। और जो देखते हैं भाग क्रम विनिमय होता है, बिल्कुल नहीं होता भाग क्रम विनिमय। अब हम 4 को 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वही हम 2 को 4 से भाग देंगे तो क्या 2 आएगा, नहीं आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नहीं होता, यही गलत है, सही सत्य नहीं है, यही वाला सही है। ये सत्य नहीं है, गलत है, क्रम विनिमय नहीं होता भाग। एक गुणात्मक तत्समक है, बिल्कुल एक गुणात्मक तत्समक है। अगर योगात्मक तत्समक की बात हो तो वो होता है 0, गुणात्मक वाला 1 होता है। व्यकलन क्रम विनिमय होता है, व्यकलन मतलब होता है सबस्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या ये क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय नहीं होता। ये जो है सही है, व्यकलन क्रम विनिमय नहीं होता, हाँ सही है। क्योंकि अगर 6 में से आप 2 घटाएंगे, क्रम विनिमय मतलब क्रम आगे पीछे कर दीजिए, तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन वही 2 में से 6 घटाने लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो कैसे क्रम विनिमय होगा, ये बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और सीटेट की बराबर तैयारियां चल रही हैं हमारे इसी चैनल पे, प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है, पीवाईक्यूज भी चल रहे हैं, जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रही हूँ। मैं जैसे खुद पास की थी पढ़ के, वैसे ही मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, जिससे जो है आप निश्चित ही आपको हेल्प होगी। क्योंकि मैं ज़्यादा दिन की तैयारी नहीं की थी, मैं बस 15 से 20 दिन तक सीटेट के लिए पढ़ी थी, और मैं दोनों पेपर में पास हो गई थी, यूपी टेट के भी दोनों पेपर में और सीटेट वाले में भी। तो जो मैं नियम फ़ॉलो की थी वही उसी नियम से आपको मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगी। इसलिए आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी जो साइंस वाले पोर्शन मैं कल लेके आऊँगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।